नमस्कार दोस्तों, तेजस फाइटर जेट में अब कौन कौन सी नई मिसाइल्स लगाई गई हैं? टर्की के टीएफएक्स जेट का ऑफिशियल पार्टनर बनने से पाकिस्तान को फायदा है या नुकसान? वॉकरी लोयल विंगमैन यूएवी में क्या बदलाव किया जा रहा है? रशिया के चेकमेट जेट की क्या अपडेट है? क्या भारत और रशिया का चंद्रयान मिशन एक ही समय पर चांद पर उतरेगा? थंडरबोल्ट और रीपर के साथ किस तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और एचएएल की इस बार किस बात पर तारीफ की जा रही है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तेजस जेट को लेकर कई बड़ी अपडेट्स आई हैं। तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में फ्रांस की हैमर मिसाइल को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। हैमर मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर तक है और यह हार्डन्ड शेल्टर्स को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए जानी जाती है। तेजस जेट में हीट सीकिंग पाइथन 5 मिसाइल भी इंटीग्रेट की जा चुकी है। एयर टू एयर मिशंस की बात करें तो 100 किलोमीटर रेंज की आईडरबी एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल पहले ही इंटीग्रेट की जा चुकी थी। अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि स्वदेशी 110 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा वीवीआर मिसाइल को भी तेजस जेट में सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया गया है। तेजस फाइटर जेट में रुद्राम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी लगाई जा रही हैं, जो दुश्मन के ग्राउंड बेस्ड ट्रैकिंग रडार को टारगेट कर सकती हैं। इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। इसके अलावा डीआरडीओ द्वारा बनाई गई एंटी एयरफील्ड मिसाइल 100 को भी तेजस में इंटीग्रेट किया जा रहा है। यह मिसाइल 100 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन के एयर बेसिस को बेकार करने के लिए उनके रनवेज को डैमेज कर देती है। तेजस में 1500 किलोग्राम वजनी ब्रह्मोस का एयर लॉन्च्ड वेरिएंट भी लगाया जाएगा, लेकिन इनके डेवलपमेंटल ट्रायल्स अभी पूरे नहीं हुए हैं। रिसेंटली तेजस जेट में लेटेस्ट रडार वार्निंग रिसीवर व सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स भी इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, ताकि यह दुश्मन की तरफ से आ रही मिसाइल्स को मिसडायरेक्ट करके खुद का बचाव कर सके। पिछले दिनों टर्की के नए सो कॉल्ड 5th जनरेशन के टीएफएक्स जेट, जिसे कान जेट का नाम दिया गया है, इसको पाकिस्तान को मिल जाने की बातें भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज पोर्टल पर देखने को मिली। इसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान भी ऑफिशियली टीएफएक्स जेट प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहा है। दोस्तों, टर्की अपने पुराने हो चुके F-16 को रिप्लेस करने के लिए इस नए फाइटर जेट को बना रहा है। पाकिस्तान भी अपने बेहद पुराने हो चुके पहले बैच के 40 F-16 जेट्स को जल्दी ही रिटायर कर देगा, तो पाकिस्तान भी इनकी रिप्लेसमेंट के रूप में टीएफएक्स जेट खरीद सकता है। हालांकि दोस्तों, इन रिपोर्ट्स में यह नहीं बताया गया कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की टर्म्स में किस तरह से टीएफएक्स जेट में सहयोग कर सकता है। पाकिस्तान में ना तो एईएस से रडार बनते हैं, ना ही बीवीआर मिसाइल्स बनती हैं, ना ही इजेक्शन सीट, ना फाइटर जेट के इंजन बनते हैं, ना जैमर्स बनते हैं, ना लैंडिंग गियर्स बनते हैं। तो पाकिस्तान कौन सी टेक्नोलॉजी को टर्की को ऑफर कर सकेगा? हाँ, यह जरूर हो सकता है कि टर्की टीएफएक्स के कुछ पार्ट्स को पाकिस्तान में बनाने के लिए एक जॉइंट वेंचर तैयार करे, जिसके तहत पाकिस्तानी इंजीनियर्स को भी जॉब और इनको बनाने की एक्सपर्टीज मिल सके। जहां तक टीएफएक्स जेट को खरीदने की बात है, तो टीएफएक्स जेट को कम से कम 7 से 8 वर्ष और लग जाएंगे पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी जेट बनने में। अभी तो इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी नहीं हुई है। उसके बाद ढेरों ट्रायल्स और सर्टिफिकेशंस होने हैं। उसके बाद लगभग $120 मिलियन पर यूनिट की कीमत वाला टीएफएक्स पाकिस्तान कैसे खरीद पाएगा और कैसे इसकी हाई मेंटेनेंस और वेरी हाई फ्लाइंग कॉस्ट पर आर को अफोर्ड कर पाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी इन मीडिया क्लेम्स में नहीं दी गई है। क्योंकि जिस तरह के आईएमएफ के लोन ट्रैप में पाकिस्तान फंसा हुआ है, उससे निकलने में ही उन्हें 10 से 15 वर्ष आसानी से लग जाएंगे। और टर्की से फाइटर जेट खरीदने के कारण चाइना नाराज होगा, वो अलग से। चाइना का J-31 टीएफएक्स जेट की तरह ही बना हुआ है, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों में इसे कोई खरीदार नहीं मिल पाया है। दोस्तों, अगली अपडेट लोयल विंगमैन यूएवी की है। पहली बार XQ-58 वॉकरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से 3 घंटे की एक फ्लाइट सोटी पूरी की है। दोस्तों, लॉयल विंगमैन के रूप में एक फाइटर जेट जैसी कैपेबिलिटी वाला अनमैन्ड ड्रोन इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पीछे उड़ रहे एक फाइटर जेट में बैठा हुआ पायलट कंट्रोल करता है। लेकिन इस बार अमेरिका ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें इस लॉयल विंगमैन यूएवी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से कंट्रोल कर रही थी। यह सिचुएशन के हिसाब से अपने आप टर्न्स ले रहा था।
सेंसर्स की सारी इंफॉर्मेशन ग्राउंड स्टेशन और प्रिकॉशन के तौर पर उड़ाए जा रहे फाइटर जेट को भी भेज रहा था। 3 घंटे तक अपने मिशन को पूरा करने के बाद बिना किसी वायरलेस कमांड के अपने आर्टिफिशियल ब्रेन की सहायता से इसने लैंड भी किया। दोस्तों, इसका डिजाइन स्टेल्थी बनाया गया है और इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स के लिए इंटरनल बे भी मौजूद है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वॉकरी यूएवी एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड टारगेट्स को अपने आप डिटेक्ट कर पा रहा था। अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो भविष्य की लड़ाइयों में हमें पायलट के रूप में इंसानों को फाइटर जेट में बिठाकर लड़ाई के मैदान में भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अमेरिकी एयरफोर्स ने एक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट टर्न्स नाम की एक नई प्रोसेस शुरू की है, जिसमें क्लोज एयर सपोर्ट वाले एयरक्राफ्ट A-10 थंडरबोल्ट 2 व MQ-9 रीपर ड्रोन को हॉट रिफ्यूलिंग के समय ही उनमें मिसाइल्स को इंटरचेंज करके नए मिशंस पर भेजा जाता है। हॉट रिफ्यूलिंग के समय जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग करता है तो उसके इंजन को बंद किए बिना ही उसे रिफ्यूल किया जाता है। रिफ्यूलिंग के समय पायलट एयरक्राफ्ट में ही मौजूद रहता है। रिफ्यूल होते ही एयरक्राफ्ट दोबारा टेक ऑफ करने की प्रोसेस को शुरू कर देता है। दोस्तों, आजकल अमेरिका अपने सभी प्लेटफॉर्म्स को, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, ड्रोन्स हो या हेलीकॉप्टर्स, सभी को इंटीग्रेटेड कमांड के अंदर ला रहा है ताकि इनके रोल को मिशन के अनुसार इंटरचेंज किया जा सके। क्लोज एयर सपोर्ट के लिए A-10 थंडरबोल्ट अमेरिकी मिलिट्री का पसंदीदा एयरक्राफ्ट है, तो वहीं MQ-9 रीपर हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस वाला ड्रोन है जो 24 घंटे तक लगातार निगरानी का काम कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हेलफायर मिसाइल से प्रिसीजन गाइडेड अटैक भी कर सकता है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की बात करें तो यह बिल्कुल प्लानिंग के साथ अपने मिशंस के स्टेप्स को पूरा कर रहा है। इसने सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर मून के ऑर्बिट में प्रवेश कर लिया था। इसके बाद इसके ऑनबोर्ड कैमरास से ली गई चंद्रमा की फोटोज को भी जारी किया गया। लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि अब इसके मून ऑर्बिट को लगातार कम करके इसे मून के बेहद नजदीक लाया जाएगा। फिलहाल जब यह मून के सबसे नजदीक होता है तो यह 170 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर रहता है। समय समय पर प्लानिंग के अनुसार इसके इंजन को कुछ समय के लिए स्टार्ट किया जाता है। सब कुछ ठीक रहता है तो 23 अगस्त को यह चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा और उसके बाद अगले 15 दिनों तक इसका रोवर वहां पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेगा और सारी इंफॉर्मेशन को भारत में भेजा जाएगा। दोस्तों, भारत की तरह ही रशिया भी मून मिशन भेज रहा है। इसे इसी फ्राइडे को लॉन्च किया जाएगा। रशियन लूना 25 स्पेसक्राफ्ट 5 दिन में मून तक पहुंचेगा और उसके बाद 5 से 7 दिन यह मून ऑर्बिट में रहेगा। फिर यह सही जगह देखकर मून पर लैंड करेगा। भारत और रशिया दोनों के ही मून मिशन का मकसद वहां के एनवायरनमेंट को समझना व फ्रोजन वाटर की खोज करना है, जिससे वहां इंसानों के रहने लायक कंडीशंस को तैयार करने में सहायता मिले। रशिया के प्रपोज्ड सिंगल इंजन के 5th जनरेशन के फाइटर जेट Su-75 चेकमेट को लेकर भी एक अपडेट आई है। रशिया ने अनेकों एयर शोज में Su-75 के मॉकअप को डिस्प्ले किया है, लेकिन कोई देश इस चेकमेट जेट की डेवलपमेंट कॉस्ट को शेयर करने के लिए आगे नहीं आया। अब रशिया की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नाइजीरिया ने इसमें खास दिलचस्पी दिखाई है और नाइजीरिया Su-75 चेकमेट का पहला कस्टमर हो सकता है। रशिया ने भारत को भी चेकमेट जेट का ऑफर कई बार दिया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स ने इसमें कोई दिलचस्पी अभी तक नहीं दिखाई है। Su-75 एक सिंगल इंजन का फाइटर जेट बनेगा जिसकी स्पीड 2500 किलोमीटर पर आवर तक रहेगी और यह इंटरनल फ्यूल पर 3000 किलोमीटर की रेंज रख सकेगा। इसमें मिसाइल्स के लिए इंटरनल बे भी मौजूद है जिसमें यह 4 से 5 BVR मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा। दोस्तों, बात करें भारत के लाइट अटैक हेलीकॉप्टर की जिसे प्रचंड निकनेम दिया गया है, तो इनकी डिलीवरी करने में HAL ने बेहतरीन काम करते हुए 15 ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए समय से पहले ही डिलीवर कर दिया है। इन 15 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स में से 10 इंडियन एयरफोर्स के पास जाएंगे व 5 इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे। यह इनिशियल ऑर्डर था जिसका कॉन्ट्रैक्ट पिछले वर्ष ही दिया गया था। टोटल 100 से ज्यादा ऐसे हेलीकॉप्टर्स को खरीदा जाएगा। दोस्तों, वैसे तो HAL टाइमलाइन का पालन न करने व प्रोजेक्ट्स को डिले करने के लिए ही ज्यादा जानी जाती है, लेकिन इस हेलीकॉप्टर के मामले में उन्होंने वाकई
तारीफ करने लायक काम किया है। प्रचंड हेलीकॉप्टर पर जो एंटी टैंक हेलिना मिसाइल्स लगाई जानी है उनको भी सक्सेसफुली तैयार करके उनके सारे यूजर ट्रायल्स भी पूरे हो चुके हैं। यह मिसाइल 7 किलोमीटर की रेंज के साथ दुश्मन के टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लाइट अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकते हैं और ये 1750 किलोग्राम के टोटल वेट की एंटी टैंक मिसाइल्स व रॉकेट्स को कैरी कर सकते हैं। दोस्तों बात करें कनार्ड विंग्स वाले तेजस MK2 की, तो तेजस MK2 के लिए अमेरिकी F414 इंजन को भारत में ही बनाने का एग्रीमेंट हो चुका है और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तेजस MK2 के नियर प्रोडक्शन रेडी प्रोटोटाइप्स को बनाने का काम तेजी से चल रहा है और 2024 के लास्ट तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी कंडक्ट कर ली जाएगी। दोस्तों एक रिपोर्ट आई है भारत के स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर्स हमारे मोबाइल, कंप्यूटर और लगभग सभी तरह की मशीन्स में इस्तेमाल होते हैं। इस समय AMD, इंटेल और क्वालकॉम जैसी कंपनियां माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए जानी जाती हैं। अब भारत भी तेजी से इस फील्ड में पैर पसार रहा है। अभी भारत में माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए 2 जगह पर काम चल रहा है। एक है IIT मद्रास जिन्होंने शक्ति प्रोसेसर बनाया है और दूसरा है CDEC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, इन्होंने वेगा प्रोसेसर बनाया है। IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर V कामाकोटी ने बताया है कि अगले कुछ महीनों में ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट की प्रोमिनेंट एंटिटीज जैसे इसरो, IGCAR और BEL आदि ने पहले ही साफ कर दिया है कि वे इन प्रोसेसर्स के अवेलेबल होते ही इन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। दोस्तों ये थी पिछले दिनों की कुछ अपडेट्स। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अपडेट रखने में सहायक रही होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।